नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। एनडीटीवी इंडिया पर कचहरी तैयार है आज नेपाल की राजधानी काठमांडू से। पूरी दुनिया की नजर इस वक्त नेपाल पर है, क्योंकि नेपाल ने जो त्रासदी आज अपने शरीर पर झेली है, हिमालय का जो दुख आज सैलाब बनकर नेपाल पर बरसा है, उसकी तस्वीरें दुनिया भर में वायरल हैं। मानवीय पीड़ा लोगों के चेहरों से लेकर उनकी बात में, और यहाँ काठमांडू में जब हमारी लोगों से बात हो रही है, सबके जहन में इस वक्त झलक रही है दर्द बनकर। लेकिन सवाल यह है कि जिस सैलाब की तस्वीरें आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर आज सवेरे से, उसके पीछे की वजहें क्या रही? नुकसान का आकलन नेपाल की सरकार अभी किस स्तर पर कर रही है? मानवीय संकट, इसका असर, इंपैक्ट यहां ग्राउंड जीरो पर कितना है? तो आज कचहरी में मैं आपको सबसे पहले यह बता दूं, एनडीटीवी इंडिया वो इकलौता चैनल है जो ग्राउंड जीरो पर सबसे बड़ी टीम के साथ मुस्तैद है। मेरी सहयोगी सिक्ता नेपाल के नुवाकोट से इस वक्त जुड़ रही है हमारे साथ, और सिक्ता जहां तक उनके लिए जाना संभव था, क्योंकि रास्ते टूट गए हैं, सड़कें तबाह हो गई हैं, इन सब के बीच गांव के गांव इस सैलाब की चपेट में आ गए, पावर प्लांट्स को नुकसान पहुंचा है। तो नुकसान का आकलन करने में अभी समय लगेगा, लेकिन सिक्ता की आंखों देखी, उन्होंने पल पल हर कदम पर जो देखा है वो आज उनके जरिए आपको एनडीटीवी इंडिया पर हम दिखाएंगे। तो सबसे पहले सिक्ता, मैं चाहूंगी कि आपकी ही रिपोर्ट, आपके जरिए ही वो जानकारी मिले कि जिस समय आप काठमांडू से लेकर नुवाकोट तक पहुंची, रास्ते में आपने क्या क्या देखा, तबाही का ये मंजर कैसा था? जी मीनाक्षी, आज जैसे ही ये खबर आई कि काठमांडू से दूर इस इलाके में सैलाब आया है, फ्लैश फ्लड आया है, हमने तुरंत ये फैसला लिया कि हम ग्राउंड जीरो तक पहुंचेंगे। और जैसा कि हम आज शाम से अपने दर्शकों को बता रहे हैं, एनडीटीवी इंडिया इकलौता न्यूज चैनल है, और वो भी भारतीय न्यूज चैनल है जो ग्राउंड जीरो तक आज के ही दिन पहुंच पाया है। मैंने लगातार जो रिपोर्ट्स भेजी हैं वो नुवाकोट इलाके से हैं। नुवाकोट इलाका वो ग्राउंड जीरो रहा आज मेरी रिपोर्टिंग का, जहां से हमने दिखाया कि इस पूरी तबाही का, इस त्रासदी का कितना भयावह जो असर है वो हमने देखा। यहाँ पर लोग बेघर हो चुके हैं, अपनों की तलाश में इस वक्त वो दर बदर भटक रहे हैं। कई ऐसे लोगों से हमने मुलाकात की है जो अभी भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आज की रात वो कैसे गुजारेंगे। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो अभी भी मैं अपनी गाड़ी की लाइट से रोशनी कर हम ये टेलीकास्ट जो है हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इस पूरे इलाके में बिजली भी पूरी तरह से कटी हुई है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब भी ऊपरी इलाकों में फंसे हुए हैं, कई तो शायद इस सैलाब में बह गए हैं, उनकी तलाश इस वक्त जारी है। लेकिन लगातार बारिश की वजह से बड़ी चुनौती रेस्क्यू वर्क की आज के दिन बनी रही। देखना होगा कि कल सुबह तड़के जैसे ही सूर्योदय होता है तो रेस्क्यू वर्क के लिए कितनी फुर्ती से जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो ऊपरी इलाकों तक पहुंच पाती हैं। और ये भी हकीकत है कि नुवाकोट से आगे बढ़ने के लिए भी कोई सड़क का रास्ता नहीं है। सड़क का जो पूरा नेटवर्क है तिब्बत बॉर्डर तक वो कट गया है। सैलाब में इस वक्त दबा हुआ है, गाद मिट्टी है, और इमारतें, सड़कें सब इस गाद मिट्टी और मलबे में बह चुकी हैं। तो ये बड़ी चुनौती इस वक्त इस पूरे इलाके की बनी हुई है। हमारी कोशिश कल फिर यही रहेगी कि हम आगे बढ़कर ऊपरी इलाकों तक पहुंचे और वहां पर इस त्रासदी के असर को एक बार फिर अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। मीनाक्षी, धन्यवाद सिक्ता इस जानकारी के लिए, और आप अपना भी ख्याल रखें, क्योंकि अब आप यहाँ से भी आगे का सफर तय करेंगी ये देखने के लिए कि इस तबाही की जड़ कहाँ पर है और कहाँ कहाँ तक पहुंचना संभव हो पा रहा है। वहां पर जो लोग अभी रह गए हैं उनके रेस्क्यू के लिए किस तरह के प्रयास चल रहे हैं। पूरी दुनिया की निगाहें आज नेपाल पर इसलिए, क्योंकि सिर्फ नेपाल के जनजीवन पर संकट नहीं आया है। जो लोग फंसे हैं उनमें अलग अलग देशों के नागरिक हैं। भारत के भी 100 से ज्यादा लोग इस वक्त फंसे हुए वहां पर बताए जा रहे हैं, जो लापता हैं, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर ये श्रद्धालु निकले थे, लेकिन इस वक्त क्या स्टेटस है, रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से चल रहे हैं, सड़कें जहां पर तबाह हुई हैं, उन सबके बीच इस वक्त नेपाल सरकार का आकलन क्या है इस नुकसान का। अब आपको इस पर ग्राउंड जीरो से सबसे सॉलिड, सबसे गहरी रिपोर्ट दिखाते हैं।
ऐसी भयानक बाढ़ पहले कभी ना देखी होगी। ऐसी भीषण तबाही जो शायद पहले कैमरे पर कभी ना दिखी हो। लहरों पर सवार होकर तबाही ऐसे आई मानो कोई दैत्य झपट पड़ा। मलबे और मिट्टी से भरा तेज बहाव पहाड़ी घाटियों से गुजरता आया और पल भर में सब कुछ अपने भीतर समा लिया। सब कुछ तिनके की तरह बहने लगा। नदी किनारे बसे इलाकों में सबसे भयानक त्रासदी देखने को मिली। न शहर बचा, न कस्बा, न फ्लाईओवर बचा, न पुल, न गाड़ियां। कई गांव के गांव भी इस भयानक आपदा में बह गए। सामने मौत आती देखकर इंसान जान बचाकर बदहवासी में भागते हुए नजर आए, लेकिन मौत पल भर में उन पर झपट पड़ी। ये नेपाल में आई तबाही की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें हैं। ये जल प्रलय कितनी डरावनी थी, इसे इस तस्वीर से समझिए। ये नेपाल में फ्रेंडशिप ब्रिज की तस्वीरें हैं जो नेपाल को चीन से जोड़ता है। विनाशकारी लहरें गर्जना करते हुए आईं और एक पल में ये ब्रिज तबाह हो गया। पूरा इलाका इंसानों, गाड़ियों और इमारतों के साथ मलबे के नीचे समा गया। ये करीब 100 फीट ऊंचा फ्लैश फ्लड माना जा रहा है, जिसने यहां की बड़ी बड़ी इमारतों को अपनी चपेट में ले लिया। जो लोग इस जल हमले से बचने के लिए दौड़ भाग रहे थे, वो सब इसकी चपेट में आ गए। कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि उन लोगों का क्या हुआ और वो कहां गायब हो गए। जरा सोचिए कि कुदरत का यह हमला कितना ताकतवर था कि उसमें ऊंची ऊंची बिल्डिंगें समा गईं। इस भयानक आपदा के बीच एनडीटीवी इंडिया देश का पहला चैनल है जो कि ग्राउंड जीरो पर पहुंचा। वहां आपदा से हुए नुकसान को अपने कैमरे में कैद किया और दुनिया तक पहुंचाया। हम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और हम आपको बता दें कि इससे आगे जो है ऊपरी इलाकों से संपर्क पूरी तरह कट चुका है। इसके आगे जो रोड है वो तिब्बत बॉर्डर तक जाती है। करीब 100 किलोमीटर यहाँ से दूर तिब्बत बॉर्डर है और वहीं से सैलाब बहता हुआ आगे आया है और अब आगे से संपर्क पूरी तरह से कट गया है। ये फ्लैश फ्लड नेपाल की भोटेकोशी नदी में आया, जिसने देखते ही देखते नेपाल के रसुआ और धादिंग जिलों को अपनी चपेट में ले लिया। यही नहीं, काठमांडू के दक्षिण पश्चिम में स्थित नुवाकोट जिला भी इस बाढ़ से प्रभावित हुआ। बाढ़ का पानी तिब्बती इलाके से आया, जिससे नेपाल में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ और कई गांव बह गए। इस भीषण बाढ़ ने सड़कों और बिजली के बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया है। अभी तक जो सूचना मिली है उसके मुताबिक बाढ़ से 27 पुलों का नेटवर्क ध्वस्त हो गया। नेपाल के 22 पक्के पुल और 5 बेली ब्रिज बह गए। कम से कम 6 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को भारी नुकसान हुआ है। इस त्रासदी में कितने लोग मारे गए, कितने लापता हैं, अभी इसका कोई अनुमान नहीं लगा पा रहा है। बस इतना पता चला है कि एक जलजला सा आया और पल भर में सारा नामो निशान मिटाकर चला गया। इस आपदा में कुछ टूरिस्टों के लापता होने के बारे में नेपाल पर्यटन बोर्ड से कुछ जानकारी मिली है। पर्यटन बोर्ड के मुताबिक बाढ़ प्रभावित इलाके से कम 384 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इनमें 291 विदेशी और 93 नेपाली नागरिक शामिल हैं। अधिकारियों के अनुसार लापता विदेशी नागरिकों में 105 भारतीय हैं, 37 प्रवासी भारतीय यानी एनआरआई हैं। लापता भारतीयों में कम से कम 59 कैलाश मानसरोवर यात्री हैं।
लापता लोगों में इनके अलावा अमेरिका, मलेशिया, ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड्स के पर्यटक भी बताए गए हैं। ये डेटा इसलिए मिल पाया क्योंकि ये टूरिस्ट थे या टूरिस्टों के साथ चल रहे नेपाली नागरिक थे, इसलिए इनकी जानकारी नेपाल पर्यटन बोर्ड में दर्ज है। लेकिन जिस तरह से ये अचानक जल प्रलय आई है और जितने हिस्सों में वो तबाही मचाकर चली गई, उससे नुकसान के बहुत ज्यादा होने का अनुमान है। तिब्बत की सीमा से उठी पानी की प्रलयंकारी दीवार ने नेपाल के गांव घाटियों को अपनी चपेट में ले लिया। अब तक कैजुअलिटीज का अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो शुरुआती रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि ये कितना बड़ा नंबर हो सकता है और इसीलिए पूरी दुनिया की नजर इस वक्त नेपाल में लगी हुई है। बहुत से टूरिस्ट यहाँ पहुंचे हुए थे, भारत से आए हुए लोग थे। नेपाल का अपना जो सेटअप यहाँ पर था, वहां पर बड़ी परेशानियां इस वक्त पैदा हो गई हैं। लेकिन आपको हम ग्राउंड से हर एक तस्वीर दिखाएंगे। जब सिक्टा वहां पहुंची तो उन्हें तबाही के निशान अपने शुरुआती कदमों पर ही मिलने शुरू हो गए थे। मरने वालों का आंकड़ा अभी तक जो अलग अलग सोर्सेज से खबरें मिल रही हैं उसमें 100 तक बताया जा रहा है, लेकिन ये नंबर और बढ़ सकता है और चिंताजनक हो सकता है। बुधवार की सुबह 9 बजे उत्तरी नेपाल के रसवा जिले में जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। तभी तिब्बत की ओर से भोटेकोशी नदी में पानी का ऐसा सैलाब आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। न कोई चेतावनी, न कोई संभलने का मौका। पहाड़ों से टकराती गर्जना और देखते ही देखते सैकड़ों फीट ऊंची पानी की लहरें बस्तियों को लीलने लगी। ये जल प्रलय इतना खौफनाक था कि रसवागढ़ी में नेपाल और चीन के व्यापार को जोड़ने वाला सीमा शुल्क कार्यालय पूरी तरह पानी में समा गया। कई गाड़ियां और करोड़ों का सामान बह गया। जल प्रलय के बाद कैसा मंजर था, एनडीटीवी संवाददाता सिक्ता देव ने इस तबाही को देखा और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दी। ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और हम आपको बता दें कि इससे आगे जो है ऊपरी इलाकों से संपर्क पूरी तरह कट चुका है। इसके आगे जो रोड है वो तिब्बत बॉर्डर तक जाती है। करीब 100 किलोमीटर यहाँ से दूर तिब्बत बॉर्डर है और वहीं से सैलाब बहता हुआ आगे आया है और अब आगे से संपर्क पूरी तरह से कट गया है और यहाँ पर जो रेस्क्यू के लिए यही चुनौती बनी हुई है कि अगर ऊपरी इलाकों तक जाना है तो इससे आगे जाया कैसे जाए, क्योंकि मलबा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मलबा है, बागाद है, चलने में मुश्किल हो रही है, गाड़ियाँ नहीं जा सकती हैं। लगातार बारिश हो रही है आज शाम से ही, तो हेलीकॉप्टर्स को भी ऊपरी इलाकों में जाकर जायजा लेने के लिए भी एक बड़ी चुनौती साबित हो रही है। तो इस वक्त हम ग्राउंड जीरो में ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन आगे के इलाकों तक पहुंचना नामुमकिन है इस वक्त, हमारे लिए ही नहीं, रेस्क्यू वर्कर्स के लिए भी, पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए, आर्मी के लिए। और देख सकते हैं पूरा इलाका इस वक्त गाद और मलबे में दबा हुआ है, संपर्क पूरी तरह से कटा हुआ है और यहां से आगे जाने का रास्ता इस वक्त पूरी तरह से बंद है। इस तबाही के बाद पूरे नेपाल में हाहाकार मचा हुआ है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की आपातकालीन बैठक के बाद सेना, सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस को मैदान में उतारा गया। सेना के दर्जन भर हेलीकॉप्टर आसमान से रेस्क्यू में जुटे। मलबे में अपनों की तलाश के लिए ड्रोन और स्नाइपर डॉग्स की टीम तैनात की गई है। लेकिन आपदा इतनी बड़ी है कि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनमें करीब 80 सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। आप यहाँ
यहाँ निचली मंजिल में रहती हैं, क्या हुआ था सुबह? सुबह तो मैं वहाँ बर्तन मारने के लिए बैठा था। ये पानी उधर से यहाँ पर आना, मेरा पति अंदर था, मैंने लेकर वहाँ कूदा, भाग गया हम। नहीं तो हम दोनों को लेकर भगा के लेकर जाएगा। आज सुबह 9 बजे, 9:30 बजे फिर स्कूल गया था। ये भी इसका साथ। तो जो हुआ आपने खुद आंखों से देखा, पहला कभी ऐसी मंजर, ऐसी हालत आपने नहीं देखी नहीं थी? देखा, फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम देखा है हमने। ये पानी तो इधर से ऐसे आया है, उधर आन के यहाँ पर देखा था, हम अंदर था। सुबह तो इतना वक्त था कि आप भाग पाए और अपनी जान बचा पाए? वो इतना वक्त था? अंदर था मेरा पति को लेकर भागा मैंने, नहीं तो आज हम दोनों भगा के लेकर गए। तो आपने सब कुछ बहते हुए देखा, वो चट्टान देख रहे हैं, इतनी बड़ा बोल्डर एक आया है वहां पर बहता हुआ, ये सब ऊपर से बहता हुआ आया। तो ये पत्थर है ना, ये पत्थर वहाँ ऊपर था, सब भगा कर लेकर यहाँ नीचे आए। एक बंगला तो कुछ नहीं है, ये सब भगा कर लेकर गया। तो जब आपने वो नजारा देखा, डरा देने वाला होगा, घबराहट हो रही थी, वो जरूर होगी हो। सुबह से आज तक नहीं देखा है हमने, फर्स्ट टाइम देखा है मैम। तो आप इस नीचे वाली मंजिल में रहती हैं, वहां पर सब मलबा गाद घुस चुका है, कुछ नहीं बचा घर का? हाँ, एक कपड़े कुछ नहीं है, कुछ नहीं निकल पाया है हमने, सिर्फ एक कपड़ा पहनने कपड़ा है सिर्फ। तो जिस कपड़े में आप थीं और जिस कपड़ों में आप यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए भागी हैं, वही आप बचा पाई, और सब कुछ तबाह हो गया आपके घर सब में? तबाह हुआ है, कुछ नहीं है हमारे पास, न पैसे न खाने के लिए कुछ नहीं है। हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है ना, एक बोतल पानी तक नहीं खाया है। पानी का वो धारा देखिए, ये सब डूब गया, कहाँ से खाएंगे। और इस पूरे इलाके में यही हाल है, सारे घरों में इसी तरह से तबाही मची हुई है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह इन तक राहत पहुंचे। सैलाब का ये भयानक रूप सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं रहा, तिब्बत में भी भारी तबाही हुई है। ग्यारोंग पोर्ट पर लैंडस्लाइड के बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना को ऑल आउट रेस्क्यू ऑपरेशन का आदेश दिया। लेकिन हादसे के एपिसेंटर में इस वक्त कैसे हालात हैं, और जब विनाश फ्लैश फ्लड बनकर टूट रहा था, तब क्या मंजर था, चश्मदीद की जुबानी सुनिए। तो बहुत विनाशकारी वो जो हो रहा है, वो हो गया। तो कितने जानने वाले अभी नहीं मिल रहे हैं आपको? मेरे को तो जो 200-300 आदमी जो हमारा गांव वाला था, वो जो गांव भी नहीं है, ऐसे पता चल रहा है आपको? गांव ही नहीं है। अभी मैं उधर पहुंचना मुश्किल है, उधर यहाँ मेरा इधर जाने का रास्ता भी नहीं है, उधर पहुंचने का जगह रास्ता ही नहीं है ना, इधर ही सब बाढ़ में गया है, फ्लड में जो। पर इस तरह का सैलाब इस इलाके में क्या पहले भी आया करता था? क्या इस तरह का जो सैलाब है आपने पहली बार अपनी जिंदगी में देखा है? मैं तो मैंने जो जिंदगी में पहली बार ऐसा वाला जो बाढ़ आया देखा है यहाँ, लेकिन ऐसा वाला बाढ़ नेपाल में कभी भी नहीं आया था। ये पहली बाढ़ है जो विनाशकारी और खरबों का क्षति हो रहा है ये बाढ़ से। यानी कई लोग अब भी मदद का इंतजार कर रहे हैं। सिक्ता ने नुवाकोट में थोड़ा आगे जाकर हालात जानने की कोशिश की। उन्हें क्या कुछ दिखा, मंजर कैसा था, सुनिए। और आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रही है, यही वो सैलाब है जो आज सुबह इस इलाके में आया। बताया जाता है कि यहाँ पर बाग थे, आम और लीची के पेड़ लगे हुए थे, और साथ ही वहां पर जो आपको ये बिल्डिंग, जो इमारतें दिख रही हैं, वो सरकारी इमारतें थी। पहले ये जेल हुआ करता था। उस तरफ जो बिजली के खंभे दिखाई दे रहे हैं, वहां पर वो बिजली घर था। और जब ये सैलाब आया है, जब फ्लैश फ्लड आया है, तो सबको साथ लेता हुआ ये आगे बढ़ा है। हम जिस घर में खड़े हैं, इसकी जो निचली मंजिल है, यहाँ पर भी गाद आई, यहाँ भी मलबा आया और पूरा अपनी चपेट में से लेता हुआ आगे बढ़ा है। कुछ तस्वीरें और दिखाएंगे। देखिए किस तरह से एक बाइक वहां पर मलबे में दबी हुई है और पूरा इलाका इस वक्त उस तबाही का गवाह बन रहा है जो आज सुबह इस इलाके में हुआ है। ऐसे हालात में ग्राउंड रिपोर्ट आसान नहीं होती, लेकिन एनडीटीवी की टीम लगातार आगे बढ़ रही थी। हमारी टीम को रोड पर मलबा बनी गाड़ियां दिखाई दी। भीषण बाढ़ में कई बैंक की ब्रांच बह गई। नेपाल बैंकर्स एसोसिएशन के मुताबिक इनमें 2 दर्जन से ज्यादा कर्मचारियों से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया। टेलीफोन सेवाएं ठप होने और बिजली नहीं होने के कारण राहत और बचाव टीमों को भी संपर्क करने में परेशानी हो रही है।
जब ये ऊपर से जब आया था बहुत स्पीड से आया था, जो पानी का दह है बहुत स्पीड से आया था। जब हम लोग लगभग 10 मिनट का फर्क में एकदम ऊपर भाग गया, हम लोग बहुत स्पीड से आया था इधर। जब आदमी ऊपर से आया भागो भागो बोला, तब हम लोग सब इधर से भाग गए। है 2-4 आदमी फंसा हुआ है, शायद मर गया होगा, वो लोग लेकर गया होगा। हम लोग प्राय आदमी सब भाग गया। पर ये अंदाजा है कि कितने लोग फंसे भी हो सकते हैं? अंदाजा नहीं है, अंदाजा तो नहीं है। जिसको जब जो बन पड़ा उस तरफ वो भागा अपनी जान बचाने के लिए। हाँ? जान बचाने के लिए भाग गया। तो आपका घर कौन सा, आप दिखा सकते हैं ताकि घर हमारे ही नहीं है, हाँ? घर लेकर गया। कहाँ पे है, किस तरफ था घर? जो ये घर का लास्ट में है ना, हाँ। ये इस साइड का लेफ्ट साइड का घर का लास्ट हाँ। में था, हाँ। वो लेकर गया है। घर ही नहीं है, घर पूरा तबाह हो गया, सब मिट्टी के नीचे है। सब चला गया। हम देख सकते हैं कि कुछ रेस्क्यू के लिए सरकार से जुड़े लोग भी यहाँ आए हुए हैं। किस तरह की मदद आपको मिल रही है? अब वो ये तो सरकार वाला देखना चाहिए ना, करना चाहिए तो देखना चाहिए ना। तो आप लोग फिर अभी दिन भर यहीं बाहर गुजारा है? सब भागे, सब एक ही कपड़े में। कुछ सामान निकाल नहीं पाए हम लोग, सब एक ही कपड़ा में भागा हुआ है। पर जो आज हुआ पहले कभी देखा था? नहीं देखा, कभी नहीं हुआ इस इलाके में? नहीं हुआ, नहीं हुआ। इस भयानक फ्लैश फ्लड ने भारत की भी चिंता बढ़ा दी है। लापता लोगों में 105 भारतीय और 37 NRI शामिल हैं, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए तिब्बत की तरफ बढ़ रहे थे। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने तुरंत इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के PM बालेंद्र शाह से फोन पर बात की और दुख जताते हुए साफ कहा कि इस मुश्किल घड़ी में भारत नेपाल के साथ मजबूती से खड़ा है और हर संभव मानवीय मदद भेजी जा रही है। नेपाल की इन वादियों में अब सिर्फ पानी का शोर है और अपनों को खोने की चीखें। 400 से ज्यादा जिंदगियां अब भी लापता हैं। हर बीतते मिनट के साथ आस टूट रही है, लेकिन कुदरत के इस कहर के बीच इंसानियत की जंग जारी है। रेस्क्यू टीमें दिन रात मलबे को खंगाल रही है, इस उम्मीद में कि शायद इस तबाही के बीच से जिंदगी की कोई किरण निकल आए। आज जब इन तस्वीरों को मैंने सबसे पहले देखा तो उस समय मुझे उत्तराखंड में धराली में हुई आपदा याद आ गई। हिमालयी क्षेत्रों में जो तबाही हमने अपने देश के भीतर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में देखी हैं, वैसी ही बुरी यादें आज नेपाल की इस परिस्थिति को देखकर एक बार फिर जहन में ताजा हो गई। आज सभी के मन में ये प्रश्न है कि हिमालयी क्षेत्र में इन आपदाओं का अर्थ क्या है, इनके पीछे के कारण क्या है, आखिर कैसे, क्योंकि बारिश नहीं हुई तो इतनी बड़ी मात्रा में सैलाब कहां से आया, कैसे आया, और इसे लेकर इस समय वैज्ञानिकों के बीच में भी मंथन चल रहा है। अलग अलग तरह की थ्योरीज इस वक्त चल रही हैं, लेकिन इन सब के बीच ग्लेशियर का फटना, कैसे वहां पर इतना पानी एकत्रित था जो सैलाब बनकर आया और नेपाल में एक बड़े हिस्से को अपने साथ बहाकर ले गया, ये सवाल लगातार बना हुआ है। नए ग्लेशियर के खिसकने की वजह से ऐसा हुआ, किसी पुराने ग्लेशियर के टूटने की वजह से ऐसा हुआ, या फिर बर्फ और चट्टान के खिसकने से बाढ़ जैसे हालात बने, और सबसे बड़ी बात यह कि सैटेलाइट तस्वीरों से किस तरह के इंडिकेशन मिल रहे हैं। नेपाल में इस वक्त मौत का सन्नाटा है, अपनों को खोने का दुख है और भयानक त्रासदी के जख्म है। लेकिन इन जख्मों का स्टार्टिंग पॉइंट आखिर क्या था? नेपाल के लिए जो नदी जीवनदायिनी थी, वो अचानक जीवन हरने वाली कैसे बन गई? ये तस्वीरें नेपाल के नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और मैनेजमेंट अथॉरिटी के सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर हुई हैं। तबाही को लेकर पहला असेसमेंट साझा किया गया। शुरुआती स्टडी से पता चलता है कि नेपाल चीन के रसुआगढ़ी बॉर्डर क्रॉसिंग से लगभग 20 किलोमीटर उत्तर पूर्व में नेपाल चीन बॉर्डर पर बर्फ और चट्टान खिसकने के कारण लेंधे नदी में ग्लेशियर से जुड़ी बाढ़ आई। इसका मतलब यही लगता है कि पलक झपकाते ही गांव के गांव लील लेने वाला यह सैलाब किसी बरसाती तूफान से नहीं, बल्कि हिमालय की गोद में छिपे एक खौफनाक साइंटिफिक ट्रिगर से आया था। एक्सपर्ट्स की शुरुआती रिपोर्ट बताती है कि यह सामान्य बाढ़ नहीं, बल्कि पहाड़ों के ऊपर बने एक वाटर बम के फटने का नतीजा थी।
काठमांडू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और दूसरे वैज्ञानिकों के मुताबिक तबाही का केंद्र नेपाल तिब्बत सीमा पर बहने वाली लेंदे नदी बना। शुरुआती वैज्ञानिक जांच से पता चला है कि ऊपरी तिब्बती इलाके में बर्फ और पत्थरों का एक विशाल हिस्सा टूटकर सीधे लेंदे नदी में गिर पड़ा, यानी आइस रॉक एवलांच आया और फिर इसी हिमस्खलन ने नदी के संकरे रास्ते को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। नदी का पानी वहीं रुकने लगा और कुछ ही देर में एक अस्थायी झील बन गई। जब पानी का दबाव हद से ज्यादा बढ़ा तो वो बर्फीला बांध एक झटके में टूट गया और बेतहाशा पानी तबाही बनकर नीचे दौड़ पड़ा। मैं कुछ बातें सुन रही हूँ कि झील फट गई, जिसे ग्लोव कहते हैं। मुझे भूकंप की बात भी पता चली है और रिपोर्ट है कि हिमस्खलन भी आया। अब ये तीनों एक दूसरे से जुड़ी हैं और एक दूसरे को कंट्रोल कर रही हैं। इससे ग्लेशियर कैसे ट्रिगर हुआ और बारिश भी कम हुई, ना के बराबर हुई, क्योंकि अगर आप धराली हादसे को भी देखेंगे तो वहाँ भी बारिश कम हुई थी। 8 mm की बारिश हुई थी। इसलिए मुझे लगता है कि हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन ये सही है कि हिमालय में हलचल तो हो रही है और अगर आप सैटेलाइट डेटा देखें तो उसमें एक झील फटती दिखाई दे रही है। इन तस्वीरों और मैप पर नजर डालेंगे तो नेपाल में तबाही का सिस्टम और क्लियर होगा। यह है नेपाल के उत्तर में रसुआ जिला, जो चीन के तिब्बत से जुड़ा हुआ है। ये पूरा ऊंचे पहाड़ों वाला इलाका है। भोटे कोशी नदी में अधिकतर पानी तिब्बत से ही आता है। अब नजर डालते हैं दूसरी तस्वीर पर। इसमें एक और चीन है और दूसरी ओर नेपाल। तिब्बत में भोटे कोशी नदी के पीछे पोछो या मात्सांग सांगपो कहते हैं। तिब्बत में भोटे कोशी नदी को पोछू या मत्सांग सांगपो कहते हैं और नेपाल में आगे जाने पर इसे त्रिशूली कहते हैं। तिब्बत में भोटे कोशी नदी झांग जांगबो ग्लेशियर से निकलती है। ये ग्लेशियर 8013 मीटर ऊंचे शीश पांगमा पर्वत के दक्षिणी ढाल पर है। भोटे कोशी की एक सहयोगी नदी है जिसे लेंदे कहते हैं, जिसका काफी पानी भोटे कोशी में आता है। लेंदे नदी का कैचमेंट इलाका नेपाल के लांगतांग इलाके का उत्तरी छोर है। इस इलाके में और उत्तर की ओर जाएं तो ग्लेशियर लेक हैं, जिसमें से कुछ नक्शे में दिखते हैं। माना जा रहा है कि ऐसी ही एक ग्लेशियर लेक के भूकंप के कारण टूटने से पहले लेंदे नदी और फिर भोटे कोशी नदी में सैलाब आया। बीते साल भी भोटे कोशी नदी में ऐसी ग्लेशियर लेक टूटने से भारी बाढ़ आई थी। तब 24 लोग लापता हो गए थे। हमें नेपाल की इस त्रासदी पर पूरी दुनिया इस वक्त जानना चाह रही है कि ग्राउंड जीरो पर क्या हो रहा है और इसीलिए एनडीटीवी इंडिया ग्राउंड जीरो पर सबसे बड़ी टीम के साथ इस वक्त तैनात है, तैयार है। कल दिन भर एनडीटीवी इंडिया पर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं अन्वीक्षा, भारत नेपाल के बीच एक ऐसा संवाद जहां पर नेपाल के बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज, सरकार के बड़े मंत्री और अलग अलग वर्गों के लोग आकर आपको बताएंगे सीधे एनडीटीवी इंडिया के मंच से कि इस समय नेपाल में कैसी तैयारियां हैं, सरकार के प्रयास क्या हैं, ग्राउंड जीरो पर कितनी हानि हुई है और उस हानि से बाहर निकलने के लिए, लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन किस तरह से चलाए जा रहे हैं। तो एनडीटीवी इंडिया पर जुड़े रहिएगा, लगातार देखिएगा अन्वीक्षा। हिमालय की गोद में बसे नेपाल पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। भारत और चीन के बीच एक ऐसा देश जिसे पूरी दुनिया बड़ी उत्सुकता और बड़ी जिज्ञासाओं से देखती है। न सिर्फ हिमालय या एवरेस्ट के लिए, बल्कि इस देश में संभावनाएं हैं, इस देश में अवसर हैं, लेकिन बहुत कम लोगों तक इसकी आवाज पहुंच पाती है। इस आवाज को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए एनडीटीवी लेकर आया है एक महामंच, अन्वीक्षा। आइडियाज अक्रॉस बॉर्डर्स का पहला संस्करण नेपाल की राजधानी काठमांडू में सजने जा रहा है। गुरुवार यानी 27 अगस्त 2026 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका आयोजन होने जा रहा है। मैं और आदित्य राज कॉल पहुंच चुके हैं काठमांडू के एयरपोर्ट एक खास असाइनमेंट के लिए। ठीक 1 साल पहले हम दोनों इसी एयरपोर्ट पर उतरे थे, लेकिन तब का असाइनमेंट बहुत अलग था। 1 साल बाद नेपाल कितना बदला है, नेपाल के लोग इस वक्त क्या सोच रहे हैं,
इसे जानने समझने के लिए मैं और आदित्य एक बार फिर नेपाल पहुंच चुके हैं। आदित्य जी बिल्कुल, उस वक्त था जेनजी का माहौल और अब एनडीटीवी वर्ल्ड आपके लिए लेके आया है एनडीटीवी अन्वीक्षा। पिछले 30 साल से एनडीटीवी पूरे भारतवर्ष में हर कोने पे कार्यक्रम करता आया है और अब आप पहली बार देखेंगे भारत के बाहर भी एनडीटीवी कूच कर रहा है और एनडीटीवी वर्ल्ड हिमालय की चोटी से यहाँ पर नेपाल के काठमांडू के प्रांगण में आप देखेंगे, चाहे वो नेपाल की सरकार हो, भारत सरकार हो या बड़े बड़े अभिनेता हो, मनीषा कोइराला हो या फिर भारत के राजदूत, कई ऐसी शख्सियतें हैं जो भारत और नेपाल के रिश्तों के बारे में बातचीत करेंगे। एनडीटीवी के इस महामंच में शामिल होंगे भारत और नेपाल के बड़े चेहरे, नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल, नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वाग्ले, नेपाल कांग्रेस के अध्यक्ष गगन थापा। We are turning a page in Nepal's political economy on the bedrock of good governance and bold reforms. We want to accelerate the pace of economic catch-up. इनके अलावा होंगी फिल्म अभिनेत्री मनीषा कोइराला, भारत में लोकसभा सांसद, लेखक और पूर्व डिप्लोमेट शशि थरूर, बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद और कई दूसरी हस्तियां। Beyond statecraft and formal treaties lies the true heart of our partnership, our deeply rooted cultural diplomacy and people-to-people bond. इस महामंच से बात भारत नेपाल संबंधों पर तो होगी ही, इस पर भी संवाद होगा कि आखिर छात्र आंदोलन के बाद से कितना बदला है नेपाल। नेपाल की इंडस्ट्री क्या सोचती है, नेपाल का कारोबार क्या सोचता है, डिजिटल दौर में नेपाल की यात्रा कैसी है, एआई के दौर में नेपाल कहां जा रहा है। भारत और नेपाल का रिश्ता क्या इसमें कुछ बदला है? वो कहते हैं ना, रोटी बेटी का रिश्ता है भारत और नेपाल का। पर क्या ये दो देश सिर्फ और सिर्फ सीमाओं से बटे हैं या फिर अपनी संस्कृति से जुड़े हैं? और इन सब के बीच में आपको हम एनडीटीवी पर 3 दशकों की उसकी भूमिका के तहत एक बार फिर बताएंगे कि भारत और उसके पड़ोसी देशों में संबंध कैसे हैं सुधार की ओर, क्या बदला है और किसे बदलने की जरूरत है। अन्विषा नाम प्राचीन भारतीय परंपरा के शब्द अन्विषिका से लिया गया है। इसका मतलब है तर्क, सोच विचार और जांच के जरिए किसी चीज को समझना। दुनिया नेपाल को समझना चाहती है, नेपाल अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचाना चाहता है और इसके लिए पुल का काम करने जा रहा है एनडीटीवी का ये सबसे बड़ा मंच अन्विषा।